हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर जी। हाँ, लेखपाल की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जो कि करवाता है यूपी ट्रिपल एस सी। तो यूपी ट्रिपल एस सी और भी कई सारी वैकेंसीज निकालता है जिसमें जो पेपर का पैटर्न है वो एज इट इज़ लेखपाल की तरह होता है। तो जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए जाएँ वो अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे और उन्हें ध्यान से आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको परीक्षा में पीछे जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में प्लस जो मॉक जो नए प्रकार के सवाल हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला सवाल आपके लिए यहाँ पे क्या है, कृषि निवेश में क्या नहीं आता है। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल आपको आगे मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है आपके लिए, कृषि संबंधी तनाव के कारण डैश स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। कृषि संबंधी तनाव का मतलब जैसे आपके बाढ़ आ जाना, ठीक है, या फिर सूखा हो जाना, तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट बनाई गई थी स्वरूप के नाम से। तो वो किस वर्ष में बनाई गई थी ये पूछा गया है। तो जल्दी से यहाँ सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कृषि से संबंधित कार्य केवल 2 ही टाइम हुए थे। एक है हमारी आज़ादी के समय में और एक था इंदिरा गांधी के समय के आसपास। ठीक है, तो आप जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1979। और इस वर्ष 1979 को यहाँ पर रोलिंग प्लान के अंतर्गत शामिल किया गया था। फिर से दोहरा देते हैं इसको कि ये जो आपका वर्ष 1979 है इसे रोलिंग प्लान के अंतर्गत शामिल किया गया और इसी समय पे आपकी कृषि संबंधी तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और इस समय पार्टी किसकी थी यहाँ पे, सरकार जनता पार्टी की। तो आप इन दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा कौन कृषि निवेश में नहीं आता, यानी एग्रीकल्चर इनपुट में नहीं आता है। हिंट के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो जब भी हम कृषि शुरू करेंगे, ठीक है, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत अब होती है वास्तविकता में और किन किन चीज़ों की ज़रूरत ना भी हो तब भी काम चल सकता है। जल्दी से बताइए। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि निवेश में क्या नहीं हो, अगर तकनीकी ज्ञान ना भी हो, अगर केवल आपको जो मूल ज्ञान है वही होगा तब भी आप जल खाद और बीज के आधार पे कृषि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। महल, एक शब्द सुना होगा महलवारी, वहीं से ये शब्द निकला है। महल शब्द का अर्थ क्या होगा, ये वो वाले महल नहीं राजा महाराजाओं वाले। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांव। तो महलवारी का मतलब क्या होता था कि पूरे गांव को ही यहाँ पर एक साथ टैक्स चुकाना पड़ता था। ठीक है, उसको हम लोग कहते थे महलवारी व्यवस्था। ठीक है, तो ये महलवारी व्यवस्था शुरू किसने कराई, तो एक मैकिंजे नाम के व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका, मैकिंजे। ठीक है, हॉल्ट मैकिंजे थे। इन्होंने 1822 में महलवारी व्यवस्था को शुरू कराया था। ठीक है, तो चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से थी ये। एंड टाइम अप। तो देखिए अंत्योदय योजना के लिए अंतर्गत जो अनुसूचित जातियां थी उनके स्तर को सुधारने के लिए वहां पे कार्य देना, इसके अलावा उनके लिए यहाँ पे रहने की सुविधाओं को भी बढ़ाना, ये सब शामिल किया गया था आपका किसके अंतर्गत, अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ये आपका दीनदयाल के नाम से कब से शुरू हुआ है, साल 2016 में। और इससे पहले इसे NRLM के नाम से जाना जाता था, जो कि आपका कब शुरू हुआ है, 2011 में। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन उसको कहते थे। ठीक है, तो चाहिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायः गाँव में जो रसायन होते जो हम लोग उपयोग करते हैं उससे यहाँ पे जो पशुओं के जो शरीर में जुए होते हैं वो नष्ट करने हेतु प्रयोग तो किए जाते हैं, लेकिन क्या वो सही है या वो गलत है। जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
चलिए एंड टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वथा हानिकारक तथा गलत है। क्यों आखिरकार, क्योंकि जो कृषि रसायन है वो सेल्यूलोज पे ज़्यादा असर करते हैं, और ये सेल्यूलोज किस में उपस्थित नहीं है, पशुओं में उपस्थित नहीं है। तो भले ही उन पर परजीवी मर जाते हो, जुए खत्म हो जाते हो, लेकिन फिर भी उस पर अधिक असर करेंगे ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अनवरत योजना, इसको रोलिंग प्लान अभी हमने डिस्कस किया था, ये किस अवधि में आपका बनाया गया था, तो जल्दी से यहाँ पे सोच के बताइए राइट आंसर क्या होगा। अभी हमने इसके ईयर को डिस्कस किया था। एंड टाइम अब। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, बी यानी कि 1978 से 83 तक, बल्कि 83 तक नहीं था, ये आपका 80 तक ही था। ठीक है, तो 1978 से 80 तक ये आपका रोलिंग प्लान रहा था। तब सरकार कौन सी थी आपकी, जनता पार्टी। ठीक है, तो जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे सरकार में रोलिंग प्लान को लागू किया गया। तो अगर मान लो पूछ लिया कि 1992 से 99 में कौन सा प्लान था, तब आप यहाँ पे लिखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, और उससे पहले 1980-85 में कौन सी योजना को लागू किया गया, तो यहाँ पे आप बताएंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि रसायन के द्वारा प्रदूषण होता है ना, उसको कैसे रोका जाए, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। एंड टाइम अब। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कृषि रसायनों की उचित मात्रा के लिए विशेषज्ञों की सलाह की ज़रूरत होती है। उसके अलावा परीक्षण भी कराना होगा आपको मिट्टी का। ठीक है, जैसा कि मोदी जी ने कहा भी था, और वहीं वातावरण की जो परिस्थितियां भाई वो तो अनुकूल होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो आधा भारत है वो तो बारिश पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए वो हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामीनाथन। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष को वंडर ट्री या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने लगा, जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द किया गया था, तो खुद सोच के देखिए हम लोग किसे सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक मानते हैं निम्न ऑप्शंस में से। आंसर इजी है, जल्दी बता देंगे आप। एंड टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम। तो नीम को आप वंडर ट्री या फिर 21वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ में नोट कर लीजिएगा। और वहीं अगर बात की जाए अमेरिकी पेटेंट की, तो अमेरिका के साथ जो पेटेंट है वो आज भी हम लोगों का जो विवाद चल रहा है वो चल रहा है हल्दी पे, और उसके अलावा बासमती चावल पे। ठीक है, हालांकि अब ये थोड़ा बहुत सॉल्व भी हो चुका है, लेकिन इसको साथ में नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, औषधीय फसलों में कौन सा नहीं आता, मतलब निम्न में से किसे आप औषधि नहीं मानते, केवल पेट भरते हैं। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान, यानी कि जो कि हम लोग चावल खाते हैं। ठीक है, धान से जो हमारा चावल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी बाकी नीम, तुलसी के अलावा देखिए मुश्कदाना, इसे कस्तूरी भिंडी भी कहते हैं, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं आपके, औषधीय फसलों के। तो आप इसे नोट करके ही आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीकरण गांव में कब स्थापित हुई या कब शुरू की गई, ये पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की आपसे बात की जाए तो इसे वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। अब देखो सवाल कैसे पूछता है, पूछ लेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, जो कि कब से कब तक है आपकी, 1969 से 74 तक। तो ये सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती, ये भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में किया जाता है, जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है।
एंड टाइम अब। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो हमेशा रखिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ही होता है। अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन 3 ऑप्शंस में से हो रहा था, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन किया जाता है वो किया जाता है नागालैंड में। ठीक है, तो इसको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा कि भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत नागालैंड में किया जाता है झूम खेती के रूप में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है, ये पूछा गया है। क्योंकि देखिए अधिकतर जो हमारे यहाँ कृषि है वो वर्षा के साथ साथ जो हमारे यहाँ ट्यूबवेल होते हैं ना, उन पे हमारे ज़्यादा सिंचाई होती है। एंड टाइम अब। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन थे ना, तो इसमें जो सही आंसर है वो है 35%। तो 35% यहाँ पर आपके कृषि वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, चलिए, और बाकी प्रतिशत क्या है आपका यहाँ पर सिंचाई के द्वारा। अगला सवाल है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया, तो जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, साल 2004। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो इसको इंग्लिश में भी साथ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NHM कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई, साल 2004 में। और इसमें मुख्यतः पैसा किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्र यानी सेंटर के द्वारा दिया जाता है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है समय हिंदी के सवाल करने का। तो पहला सवाल है आपके लिए शुद्ध वाक्य, यहाँ पे आपको चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जल्दी सोच कर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जान की जहाँ पे सप्रमाण लिखा है वो तो आपका गलत होगा ही होगा, और प्रमाण के सहित ये भी आपका वर्ड क्या हो जाएगा, अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी की सहायता करने वाले को आप क्या कहोगे, बहुत इजी है, जल्दी से बता दीजिए। एंड टाइम अप। तो देखिए सहायता करने वाले को सहायक कहा जाता है। कोई अगर हृदयवान है तो उसे क्या कहोगे, सहृदय। और अगर कोई साथ चलता है तो सहचर कहलाया जाता है, और अगर साथ कार्य करेगा तो क्या कहेंगे, उसे सहकार करेंगे। इसमें जो भी ना पता हो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है, जल्दी से बताइए। चलिए टाइम अब। तो मेरे ख्याल से ये इजी रहा होगा। लीची खरीदने हैं, ये खरीदने नहीं होता है बल्कि खरीदनी होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। इजी है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, डी, यानी कि निर्मल, यानी स्वच्छ निर्मल। ये क्या है आपके एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति से सभी लोग परेशान रहते होंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो जो जिसके आने का दिन और समय ना पता हो उसी को क्या कहते हैं, आतिथि। आ मतलब बिना किसके, तिथि के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो माता जी को डैश, तो माता जी को क्या देना चाहिए, प्रणाम, स्नेह या फिर शुभकांक्षा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप। तो देखिए माता जी को आशीर्वाद तो नहीं दिया जाएगा, माता जी को स्नेह नहीं, क्योंकि खुद माता जी आपको स्नेह दे रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता जी को प्रणाम।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने अपने सारे क्वेश्चंस को चेक कर लिया होगा। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो फिर इसी तरीके से हम लोग आपके लिए क्विज लेके आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।